मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू माटी इंडिया को देश के कोने कोने में ले जाती है। इसी कड़ी में शामली जिले के नांगल गांव में माटी इंडिया की मुलाकात हुई 22 साल के बेहद दूरदर्शी लड़के से, जिसका नाम है अभय सिंह रोड। 22 साल के अभय ताइक्वांडो जैसे खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके थे। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अभय झंडे गाड़ रहे थे। अभय के बेहतरीन खेल के सबूत मेडल के रूप में उनके घर की दीवारों पर माटी इंडिया ने देखे। लेकिन अब अभय का पहला प्यार नेचुरल खेती है। आखिर क्यों अभय नेचुरल खेती की ओर बढ़े? अभय कैसे नेचुरल खेती के मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं? तो ये भी रेडी है, जैसे देखो ये रेडी नहीं है। मतलब ऐसे कई सवालों के जवाब आज आप इस इंटरव्यू में जानेंगे। यकीन मानिए, अभय का विजन आपको जिंदगी में कुछ नया करने का हौसला देगा। नमस्कार दोस्तों, माटी इंडिया में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं एक ऐसे युवा के साथ बैठा हूं जो ताइक्वांडो के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। उनका नाम है अभय रोडे। अभय अपने खेल की पहचान बनाने के बाद अब नेचुरल खेती में अपना जौहर दिखा रहे हैं। तो आज मैं अभय से बात करूंगा कि वो अपने खेल के जीवन को छोड़कर क्यों नेचुरल फार्मिंग में आए हैं और वो अब क्या कर रहे हैं। तो अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने ताइक्वांडो क्यों छोड़ा और आप नेचुरल खेती के जैसे विषय पर काम क्यों कर रहे हैं? देखो, छोड़ा नहीं है, मतलब मैं खेलता था, लेकिन मेरे फादर नेचुरल फार्मिंग कर रहे थे पिछले 5 साल से। तो जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो हम लोग देखते थे, मतलब जब इन्होंने फॉरेस्ट फार्मिंग, ये फूड फॉरेस्ट लगाया था, तो हम बीच बीच में आते थे तो इसको लगवाते भी थे और देखते थे कि क्या हो रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग मेरे फादर कर ही रहे थे, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा था, मतलब देख के भी और करने की इच्छा भी। और फिर मेरा कुछ जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा दिल्ली में, वो मुझे मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेकार 3 साल रहे हैं। अरे ऐसा कि वो वहाँ पे मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों से परेशान आ चुका था। पानी, पोल्यूशन और आपका मतलब लाइफ स्टाइल जो वहाँ पे था, वो सब मुझे मतलब एक तरीके से परेशान कर रहा था। तो उसने वहाँ का मुझे शूट नहीं आया, तो कुछ थोड़ा बीमार भी रहा। तो मैं उस लाइफ स्टाइल से जो दिल्ली का था, मेनली उससे परेशान आके मुझे लगा कि नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए। तो मुझे एक बार को ये भी लगा कि अगर मैंने आज मतलब और पढ़ लूँगा तो और अच्छी जॉब लगेगी। लेकिन फिर मुझे शायद ऐसा भी करना पड़ सकता है कि 10 साल बाद मुझे दोबारा सोचना पड़े कि नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए। तो क्यों ना फिर मैंने डिसीजन लिया कि 10 साल बाद क्यों ना जाके आज ही जाते हैं। 10 साल बाद किसने देखे, 10 साल पहले आ जाते हैं। 10 साल तो मुझे पहले एक बात बताओ, अपने ताइक्वांडो जर्नी के बारे में बताओ कि आप कब से आपने खेलना शुरू किया, आपने कौन कौन सी प्रतियोगिताओं पर हिस्सा लिया और आपने क्या किस स्तर तक आपने खेला? मैंने ताइक्वांडो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे खेला है। और ये मैंने इसमें ताइक्वांडो में मैंने ब्लैक बेल्ट भी अचीव की है। और ब्लैक बेल्ट जो मेरा है वो ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान, वो साउथ कोरिया से है। और उसके बाद मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट जो किया था लाइफ में, वो 4th-3rd क्लास से मैंने शायद खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने नेशनल लेवल पे भी खेले। लखनऊ में टूर्नामेंट हुए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, और आउट ऑफ कंट्री हुए, नेपाल में भी हुआ। और एक बार मेरा शायद अमेरिका के लिए भी सिलेक्शन हो गया था खेलने के लिए, लेकिन मैं कुछ कारणों से जा नहीं पाया था वहाँ पे। तो ताइक्वांडो की लाइफ भी मेरी काफ़ी लंबी रही है। और जिस टाइम पे मैं ताइक्वांडो खेलता था वो भी अच्छे से खेलता था। तो फिर अब नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, तो इसमें भी ये सोच रहा हूँ कि मतलब एक अच्छा लेवल होना चाहिए फार्मिंग का। तो हमने देखे हैं आपके घर में ताइक्वांडो से जीते हुए आपके जो पुरस्कार हैं, जो मेडल्स हैं, उनका एक अंबार लगा हुआ है। तो उनको देखकर कभी कभी लगता नहीं है कि यार मैंने ताइक्वांडो छोड़ दिया, ऐसे अवार्ड जीता था, अब मैं खेती में लगा रहता हूँ दिन भर, कुछ नया सोचता हूँ, कुछ प्रोग्रेसिव सोचता हूँ जी। तो कभी मिस नहीं करते हैं उस जर्नी को? नहीं, मैं अभी ये, क्योंकि मुझे नेचुरल फार्मिंग उससे भी ज़्यादा पसंद आ रही है। अच्छा, मतलब फार्मिंग में एक फार्मिंग करना होता है, एक दिखाना होता है फार्मिंग, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे।
मतलब आपको ग्राउंड पे सब कुछ प्रेजेंट मिलेगा कि मतलब फार्मिंग लाइफ स्टाइल में हम जी रहे हैं। यहाँ पे पौधों के साथ हमने जीना सीखा है। मतलब ये हमें अच्छा लगता है कि पौधे कैसे जी रहे हैं। तो एक जो नेचुरल फार्मिंग है ना, ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट ऐसा है कि इससे आप एक अपनी जिंदगी भी जीना सीख सकते हैं। अच्छा, एक लेमैन को बताइए कि नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों एक चीज है या क्या है नेचुरल फार्मिंग? देखो, मुझे तो थोड़ा जो मेरे लेवल पे मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंस है। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये डिफरेंस है कि नेचुरल फार्मिंग में नेचर पे डिपेंड रहते हैं जी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप थोड़ा आर्टिफिशियल चीज़ें का यूज़ करते हैं। जैसे उसमें आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में वो प्रोडक्ट्स जो एक फार्मर अपने फार्म पे खुद से बना सकता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप देखोगे कि बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, उनका अभी मार्केट में पूरा है, लेकिन हम यहाँ पे अपना जो फार्म है इसमें कुछ भी जो ये इस तरह के कंपोस्ट वगैरह ये कुछ भी यूज़ नहीं करते। हम वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो हम खुद से अपने फार्म पे बना सकते हैं। जैसे जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, या फिर एक नीम ऑयल से हम नीमास्त्र बनाते हैं, नीम का यूज़ करते हैं। एक लस्सी से पेस्ट बनता है फंगस के लिए या वायरस के लिए, वो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि आप अपनी इस छोटी सी जर्नी में तो आपने अभी तक क्या क्या किया और आपकी क्या प्लानिंग है कि आप इसको एक नए मुकाम पर ले जा सकें? अभी हमने मेरे फादर यहाँ पे 10 एकड़ में फार्मिंग कर रहे थे, तो मुझे ये लगता था कि अगर हम मतलब कॉमर्शियली या फिर एक मार्केट में अपना प्रोडक्ट देते हैं तो इससे हमारी शायद जो डिमांड आएगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो हम ऐसे ही जो सेम फार्म यहाँ पे देखा आपने, वो सेम सेटअप, सेम फार्म हमने और फार्मर्स के यहाँ पे मतलब खड़ा कर दिया है। तो हम जो ये मॉडल है यहाँ पे वो और फार्मर्स के साथ भी कर रहे हैं ताकि कल को हमारे पास प्रोडक्शन भी बल्क में हो सके। और एक होता है ना कि आपको प्रोडक्शन कब पता चलेगा कि ये आपका जेन्युइन है, जब आपका वहाँ पे पूरा देख रेख रहेगा, मतलब आपके वो सिस्टम से होगा वो नेचुरल फार्मिंग। अभी मेन प्रॉब्लम यही है नेचुरल फार्मिंग में कि आप वैसे मार्केट में जाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट की भरमार मिलेगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो मैं मतलब उस पर ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ कि प्रोडक्शन कल को बल्क में आए। तो हम फार्म्स पे मेन काम कर रहे हैं अभी। मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। कभी अभी मतलब मार्केट में हमारा ऐसा वो नहीं है कि प्रोडक्ट आ रहे हैं। प्रोडक्ट हाँ थोड़ा मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर है, लेकिन हम फार्म्स पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे इतना काम नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो हमारे फार्म पे हम मतलब जो भी चीज़ें नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है वो सब चीज़ें एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो आप युवा हैं, आप जोशीले हैं, आप में जुनून है, आप में एक विज़न भी है। तो आपने बताया कि आपके पिताजी ऑलरेडी इस तरह की नेचुरल फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने खुद कुछ इस पे रिसर्च किया, आपने कई लोगों से मिले या आप कहीं घूमे घामे, क्या किया आपने? सर, मैं पिछले 2 साल से नेचुरल फार्मिंग में हूँ। अच्छा। और पिछले 2 साल में मैं फार्मर्स से मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट बनती है अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ। अच्छा। और फार्मर्स मेरे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ पे मैंने पर्सनली जाके विजिट किया है फार्मर्स के पास। तो एक एक्सप्लोर ले रहा हूँ मैं फार्मिंग में कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि फार्मिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, सीखने की भी और करने की भी। आप कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है आपके सामने। आप कुछ भी उगा सकते हैं, कितना भी उगा सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो मैं मतलब ये कहूँगा कि इस टाइम मैं लर्निंग फेज में हूँ और शायद लर्निंग फेज फार्मिंग में मुझे लग रहा है कि कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ मैं लोगों से ये सवाल बहुत लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि मैं ये पूछता हूँ कि क्या ऑर्गेनिक जो खेती करने का मॉडल है वो क्या एक सस्टेनेबल मॉडल है? और मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या नेचुरल फार्मिंग एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट हो सकता है, लोगों के फायदे का, किसानों के फायदे का, आम जनता के फायदे का हो सकता है, और किस स्तर पर क्या हो सकता है? ये सर, नेचुरल फार्मिंग ही एक सस्टेनेबल मॉडल है। अच्छा। सस्टेनेबल एक फैसिनेटेड वर्ड है बहुत। आप किसी भी उसमें देखेंगे ना आज मतलब बहुत यूज में आ रहा है। और सस्टेनेबल का मतलब है कि आप सस्टेन कर रहे हैं। आप मतलब आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के काम के ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ पे देखेंगे, आप पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है। हमारा वाटर मैनेजमेंट, हमारा पोल्यूशन, ये सब एक फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं। आप सोयल कंडीशन देखें हमारी, वो पूरी सस्टेन है। पूरे मतलब आपको दिखेगा कि वो एक जो सोयल की आपने देखा होगा ध्यान से
जो हमारी सोयल है उसमें भी आपको एक मतलब अगर आप उसको तरफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें कुछ अलग सा महसूस होगा उसे देख के। और मल्चिंग के नीचे मैंने दिखाया, तो ये मैं कहूँगा कि एक लिविंग सोयल है। और जहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं तो वो एक डेड सोयल है। आप प्रोडक्शन ले रहे हैं सिर्फ फर्टिलाइजर्स डाल के, नहीं तो अगर आपने वो नहीं डाला तो आपका प्रोडक्शन भी ना है। और हमारी नेचुरल फार्मिंग में आप देख ही सकते हैं कि क्या कंडीशन है सोयल की। तो अभी मैंने आपको दिखाया है ना, वहाँ पे मल्चिंग थोड़ा हटा के मैंने दिखाया आपको सोयल की कंडीशन। आपको सोयल से भी खुशबू आएगी और वो मिट्टी आपको हाथ में लेके एक अलग सी मिट्टी महसूस होगी कि ये आपने शायद बहुत कम देखने को मिलती होगी। तो ये मिट्टी की ताकत है। और देखिए एक 20-22-23 साल का लड़का, जोशीला लड़का, इस जुनून के साथ नेचुरल फार्मिंग में उतरा है और कुछ करके ही ठानने की उसने जिद पाल ली है। उम्मीद करते हैं कि इस नौजवान लड़के की आपको चाहत, कोशिश पसंद आई होगी और आप इस युवा से कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होंगे। इसकी बातों से आपको भी कोई नई प्रेरणा मिली होगी। तो उम्मीद करते हैं माटी इंडिया का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर।